कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। ये तो आदत डाल दीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। देखिए, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस जो भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था सबका पोस्टमार्टम कर दिए बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट समझे, मज़ा आ गया। अब जो है सेकेंड चैप्टर में हम आए हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, जा करके वहाँ से देख लीजिए। और इसका नोट्स लेना अगर चाह रहे हैं तो आप लोग भाई साहब मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर टोटल जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स डाल दिया करते हैं और वहाँ से लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। आपको भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे, आप एक बेटर नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और जब भी एग्ज़ाम होगा ले करके बवाल मचा देंगे। तो आइए हम लोग इस सेकेंड चैप्टर के कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले राज्य एवं राष्ट्र की आय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछता है हमेशा, ठीक है ना। और उसको समझेंगे आराम से ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इधर उधर से घुमा घुमा के पूछे भी तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं हो, ठीक है ना। तो पहला आ रहा है बात यहाँ पे कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो राज्य एवं राष्ट्र का मतलब तो समझ रहे हैं हम, जिस राज्य में बिहार राज्य हो गया, राष्ट्र का मतलब भारत, ठीक है ना। ये कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि इसका परिभाषा आपसे पूछेगा राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, बस नॉर्मल समझिए। अब आता है आय। मैटर हम लोग का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वित्तीय जो भी शब्द होगा, मतलब वित्तीय संबंधित जो भी बातें होंगी, ठीक है ना, पैसा रिलेटेड जो भी बात होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके ज्ञान को हम लोग अर्जित करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चीज़ों को समझते हैं। आय होता क्या है? सबसे पहले मान लीजिए आप है, हम है, दुनिया में जो भी व्यक्ति है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई काम करता है, ठीक है ना। और उसके बदले में उसे अगर पारिश्रमिक मिलता है, उसके बदले में उसे अगर कोई पैसा मिलता है, धन मिलता है, ठीक है ना, तो समझ जाइए भाई साहब कि वो व्यक्ति का आय हो रहा है। जैसे हम हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें इसके लिए पैसा मिलता है, बात समझे कि नहीं। अभी तो पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, बट जब हम ऑफलाइन में पढ़ाने जाते हैं तो उसका पैसा मिलता है, बात समझे कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पिताजी हैं कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसको मतलब उनको वहाँ पे क्या होता है कि उनके काम के बदले में धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, कुछ वस्तु दिया जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है जिसका कोई ना कोई मोल होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, बात समझे कि मॉनेटरी मुद्रा के रूप में, ठीक है ना। तो उसे उस व्यक्ति का हम आय कहते हैं। सिंपल बात, एकदम बड़ा आसान भाषा में। तो अब समझिएगा, यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कैसे परिभाषा इसको लिखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, आय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करता है, श्रम दो तरह का हो गया, शारीरिक अथवा मानसिक श्रम, ठीक है ना, तथा उसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम उस व्यक्ति का आय कहते हैं। मान लीजिए जो व्यक्ति काम करेगा उसको धन मिलेगा तो उसी व्यक्ति का ना आय होगा, दूसरे का तो नहीं हो सकता है। बड़ा सिंपल जवाब है, ठीक है ना। अब आइए हम यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति श्रम करता है, तो श्रम देखिए दो तरह का हो गया, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। मान लीजिए कोई लेबर क्लास लोग है, वो जो है ठेला चलाने वाला है, वो क्या कर रहा है, अपनी सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहा है, देह से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके लिए शारीरिक श्रम हो गया। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हमारा देह का भी उपयोग हो रहा है, देह का भी मेहनत हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है वो दिमाग का, मानसिक रूप से हम सबसे ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारा मानसिक श्रम होगा। तो श्रम यहाँ पर दो तरह का हो गया, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम, ठीक है ना। तो वो सिंपल बात है, इसमें से हम कोई भी काम करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें वो पैसा मिलेगा। मान लीजिए एक इंजीनियर है तो वो मानसिक श्रम करता है, जब वही लेबर है वो शारीरिक श्रम करता है, दोनों को पैसा मिलता है। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, सबसे ज़्यादा पैसा शारीरिक श्रम में है कि मानसिक श्रम में? सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है आपको मानसिक श्रम में। सोचिए एगो लेबर है, एक इंजीनियर है, सबसे ज़्यादा पैसा किसको? मानसिक श्रम वाले को, इंजीनियर को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगला बात है, ये कह रहा है क्या, कल है क्या, किसी भी व्यक्ति का पारिश्रमिक अथवा आय, पारिश्रमिक का सिंपल मतलब आय होता है, आय मुद्रा या वस्तु के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको जो आय होता है, उसका आय जो होता है या तो वो रुपया के रूप में प्राप्त होगा, मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा, या वस्तु मिल जाएगा। जैसे गांव में देखिएगा अभी भी जो है जाना, मतलब मजदूर खेत में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा क्या होता है, काम करके आएंगे तो उनके बदले में उसको अनाज दिया जाता था। अब तो भले पैसा दे दिया जाता होगा, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे ऐसा प्रचलन है कि काम करते तो उसके बदले में अनाज दिया जाता है। तो ऐसा सोचिए कि उस वस्तु का जो उसको दिया जा रहा है उसका कोई ना कोई मौद्रिक रूप से मौद्रिक उसका कोई ना कोई वैल्यू है कि नहीं है,
है, यानी उसका अगर हम बेच करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो या तो उसको मुद्रा मिलेगा या उसको वस्तु मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है क्या कि आय के आधार पर ही व्यक्ति के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कितना कमाता है, इससे उसका औकात पता चलता है, बात समझे कि नहीं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारा चीज़ पता चलता है, बात समझे कि नहीं। जैसे यह एक विकास के सूचक के रूप में कार्य करता है, यानी आय जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो एक तरह से इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति धनी है या गरीब है, बात समझे कि नहीं। आय मुख्य रूप से निम्नलिखित तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 प्रकार 3 प्रकार, अलग अलग तरह का आय हो सकता है, जिसमें से हम मुख्य रूप से जो है 3 तरह के आय की चर्चा की है। एक व्यक्तिगत आय, जो व्यक्ति अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हिसाब से अपना कमाता है अपने मेहनत के हिसाब से। दूसरा औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। औसत आय का मतलब सिंपल होता है, ये सभी व्यक्ति का एक समान होगा। जैसे राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या से भाग देंगे तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, वो सभी व्यक्ति के, देश के सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा, ठीक है ना। दूसरा राष्ट्रीय आय, ये देश की आय होता है जो सभी देशों का अलग अलग होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आय हम 3 तरह के देख लिए, व्यक्तिगत आय, औसत आय और राष्ट्रीय आय। हालांकि अगर मोटा मोटा तौर पर देखें तो व्यक्तिगत आय और औसत आय 2 ही प्रकार का मोटा मोटी अगर हम लोग बांटेंगे तो, फिर भी हम लोग अलग अलग तरह की हम आय की बात कर लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब समझिए, अब यहाँ पर हम मेन मुद्दा पढ़ेंगे बिहार की आय। जाहिर सी बात है हम BTBC का बुक पढ़ रहे हैं, BSCB सिलेबस है, तो हम लोग बिहार की चर्चा जरूर करेंगे। झारखंड का बुक पढ़िएगा तो झारखंड की आय की चर्चा जरूर करेंगे। यूपी का बोर्ड का पढ़िएगा तो यूपी बोर्ड के मतलब यूपी का आप आय की चर्चा जरूर करेंगे। तो अलग अलग जो है ना, क्या है, अलग अलग स्टेट का बुक है, तो अलग अलग स्टेट के हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल जो है इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है ना। उसी तरह बिहार के बारे में समझेंगे। कह रहा है क्या, नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया। यानी नीति आयोग आपको बताए थे ना, नीति आयोग, पहले यही नीति आयोग क्या था, योजना आयोग था। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आया सामने कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि सबसे आगे की बात किया जाए तो केरल, गोवा, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब राज्य सबसे आगे है, ठीक है ना। दूसरा, बिहार में लगभग 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अभी भी वर्तमान समय में भी बात करें तो बिहार में लगभग 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यानी प्रत्येक 100 लोग में से 34-35 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी जो अपने मिनिमम नीड्स, यानी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें है, जैसे मौलिक आवश्यकता जो है, मौलिक आवश्यकता का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 5 चीज़ों को वो क्या कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम गरीब कहते हैं। मान लीजिए कि हम मोहल्ला ही आपका है, मोहल्ला में एक ऐसा व्यक्ति है, बात समझे कि नहीं, देखिएगा उसको रोज़गार नहीं है, काम नहीं है उसके पास, बेचारा एक दिन खाता है, नहीं खाता है, कोई देता है तो खा लेता है, कपड़ा कोई देता है तो पहनता है, बात समझे कि नहीं, बीमार रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने मिनिमम नीड्स का मतलब होता है कि मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की जो सबसे मिनिमम नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार सबसे पीछे आता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार सबसे पीछे आता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे ऊपर कौन है, तो गोवा, याद रखिएगा, गोवा, केरल, ये सब सबसे ऊपर है। लेकिन एग्जाम में पूछेगा सबसे आगे कौन है प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा गोवा का, ठीक है ना। और सबसे कम किसका है, तो क्या हो जाएगा आपका, बिहार का। यहाँ पर समझिए, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है केरल, गोवा, पंजाब, सबसे कम प्रति व्यक्ति है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसलिए अगर ऑप्शन देगा तो कहिएगा सर ऑप्शन में क्या मारेंगे, तो ऑप्शन देखिए, ठीक है ना, उसमें गोवा होगा तो गोवा मारिए, गोवा नहीं होगा तो केरल होगा, केरल मारिए, अगर ये दोनों होगा तो गोवा मारिएगा, ठीक है ना। अगला, बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है,
पटना का सबसे ज़्यादा है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय अगर निकालेंगे तो जिला का निकालेंगे, अगर देश में प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो राज्य का निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर बिहार में कह रहा है तो यानी जिला की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस जिला का है, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय है। सबसे कम किस जिला का, तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से इसका एक नोट्स बनाते चलिए एकदम बवाल तरह से, ठीक है ना, ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं आए, ठीक है ना। एकदम आप भी आने वाले एग्ज़ाम में एकदम बवाल मचा के टॉपर कीजिए, बात समझे कि नहीं, इसी नोट्स के सहायता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रति व्यक्ति आय कम होने से बचत के साथ मांग भी कम हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का आय कम है, तो आय कम है तो उसका खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा में ही उसका पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो बचत नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आय कम है तो वो खर्चा भी कितना कर पाएगा, उतना स्टैंडर्ड रूप से तो खर्चा नहीं कर पाएगा। बात समझ गई, थोड़ा थोड़ा ही खर्चा करेगा तब भी उसका पैसा खत्म हो जाएगा। तो एक तो उसका आय कम होता है तो वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब भी होता है, उसके साथ साथ उसका बचत भी नहीं हो पाता है। दूसरा समझिएगा, इसके परिणाम स्वरूप पूंजी का निर्माण दर कम होता है। अब जब बचत कम होगा तो उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो पूंजी कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जब पूंजी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि देखिए वो क्या होगा, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कहीं पे क्या करेगा वो, मतलब व्यवसाय में लगाएगा नहीं, तो फिर वहाँ से वो पैसा ज़्यादा नहीं कमाएगा। अब उसके वजह से क्या होगा, बेरोज़गारी वृद्धि होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आय में कम है, मतलब पैसा नहीं होता है किसी व्यक्ति के पास, तो वो व्यवसाय नहीं कर पाएगा, तो बेरोज़गारी होगी ही होगी उसके पास, ठीक है ना। और बेरोज़गारी जब कम होगा तो फिर उससे आय कम होगा, बाकी लोगों का आय कम होगा। हालांकि ये जो बात बताया गया ये एक राज्य के लिए बताया गया है कि किसी भी राज्य में अगर मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कम होता है, बात समझे कि नहीं, तो वहाँ पर राज्यों का बचत कम होगा, मतलब लोगों का बचत कम होगा, तो राज्य में भी क्या होगा, वो इन्वेस्ट कम करेगा, कम फैक्ट्री बैठेगा, कम दुकानें खुलेंगे, तो क्या होगा, तो उससे लोगों को रोज़गार भी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मल बात करेंगे, 10 को दुकान खुलता है तो 10 को दुकान में अगर एक एक दो दो जो है स्टाफ रखा जाता है तो 20 लोगों को कम से कम रोज़गार मिला। 10 को फैक्ट्री खुला तो एक फैक्ट्री में 10 को अगर मजदूर को मिलता है काम, तो 10 को फैक्ट्री में 100 को मजदूर का काम मिलेगा। लेकिन ये सब जब होगा ही नहीं तो बेरोज़गारी देश में बढ़ेगा, राज्य में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही बता रहा है कि अगर गरीब कोई राज्य है, कोई देश गरीब है तो वो और गरीब होते चला जाता है, यानी गरीबी गरीबी को जन्म देती है। वही बात बताया गया यहाँ पर कि अतः गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अब ये बात कौन बताया, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो एक रैगनर नर्कस अर्थशास्त्री थे, बहुत ही महान अर्थशास्त्री। इन्होंने बताया कि गरीबी के कुचक्र की परिभाषा बताया कि कैसे एक गरीब राज्य गरीब हो जाता है, कैसे एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है, ठीक है ना, और कैसे वो और दिन पर दिन गरीब होते चला जाता है और धनी व्यक्ति और दिन पर दिन धनी होते चला जाता है, ठीक है ना। इसके लिए एक जो है ना डायग्राम बना के बताएं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है गरीब हो जाता है। ये गरीबी के कुचक्र, यानी हम एक राज्य की बात करेंगे। मान लीजिए एक राज्य गरीब है, तो जब गरीब होगा तो उसका आय कम होगा, राज्य का आय यानी राष्ट्रीय आय कम होगा, ठीक है ना। दूसरा, जब आय कम होगा तो बचत कम होगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बचत कम हो जाएगा। जब बचत कम हो जाएगा तो उसके पास पूंजी कम हो जाएगा। जब पूंजी कम हो जाएगा तो फैक्ट्री उक्ट्री नहीं बैठा पाएगा, बड़ा बड़ा स्टार्टअप नहीं कर पाएगा, व्यवसाय नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, रोज़गार कम होगा। और जब रोज़गार कम होगा तो फिर वही बात है, गरीबी कम, ये चक्र बेसिकली क्या होता है, चलते रहता है। तो एक व्यक्ति गरीब होगा, डैट मीन्स समझ जाइए कि उसका क्या होगा, गरीबी और बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उसके पास समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना, दिन पर दिन। तो ये गरीबी के कुचक्र का क्या किया गया, एक डायग्राम दिया गया। आप बहुत बढ़िया से हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल आप भी बवाल मचा सकते हो। अब आइए, अब यहाँ पर समझते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हम बता दिए। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर इसका नोट्स डाल दे रहे हैं। आप यहाँ पर डाल दे रहे हैं, जाके एक नोट्स उतार लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, एकदम बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। देखिए ज़िंदगी में औसत कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा काम करते चलिएगा ना, तो लास्ट में आपको बुझाएगा भी नहीं और आपका काम पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ज़्यादा लोड नहीं होगा आप पर, ठीक है ना। इसीलिए समय रहते काम कीजिए, नहीं तो सोचिएगा एक बेर में सब कर लेंगे तो समझ जाइएगा भाई सब गूं गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए दिमाग लगाइए और जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आय के पढ़ते हुए, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट लेकर के आपको समझाएंगे क्या होता है, ठीक है ना, और इसको बहुत मज़े से देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।